और रुझानों पर उन्होंने पहला बयान दिया है। महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में अच्छा परफॉर्म करे, बीजेपी के अहंकार की वजह से सीटें कम हुई है। बड़ा बयान दिया शरद पवार ने। बीजेपी का अहंकार यूपी में एग्जिट पोल के खिलाफ आया है। नतीजा क्या कुछ कहा शरद पवार ने, सुनिए। आणि बारामती हा जो विधानसभेचा मतदारसंघ आहे त्याच्यात माझा स्वतःचा गेले 60 वर्षाचा असोसिएशन आहे। माझी सुरुवातच तिथनं झालेली होती आणि प्रचार करू न करू तिथला सामान्य माणूस जो आहे, नागरिक जो आहे, त्याची मानसिकता काय हे मला ठाऊक आहे। आम्ही जावं अथवा न जावं तो योग्य निर्णय घेतो आणि निशाना साध रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन के ऊपर, और उन्होंने ये कहा कि ये बीजेपी के अहंकार की वजह से इनकी सीटें घटी। अभी भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कई सवालों का उत्तर दे रहे हैं प्रत्युष। क्योंकि महाराष्ट्र में इस बार जो एनसीपी है वो दो गुटों में बटा हुआ। एक शरद पवार के भतीजे अजीत पवार का गुट है और दूसरी तरफ शरद पवार खुद हैं। इसलिए इस बार शिवसेना के दोनों गुटों और एनसीपी के दोनों गुटों के लिए बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा थी। और इस अग्नि परीक्षा में अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उसमें महाविकास आघाड़ी, जिसमें शिवसेना भी है, एनसीपी भी है और कांग्रेस भी है, ये तीनों अच्छा परफॉर्म कर रही है। बीजेपी को उम्मीद थी कि यहाँ पर उसके नए पार्टनर शिवसेना के शिंदे गुट के साथ उसको फायदा होगा, लेकिन आप देखिए बीजेपी प्लस 18 और कांग्रेस प्लस 29 सीटों पर आगे है रुझानों में। और महाराष्ट्र की स्थिति क्या है ये भी हम आपको स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। जरा देखिए वहां पर स्थिति किस तरह की बन रही है। महाराष्ट्र की अगर आप टेली पर नजर डालेंगे तो महाराष्ट्र में जो स्थिति बन रही है और उसकी वजह क्या रही, अब शायद यही शरद पवार भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी वजह क्या रही। क्यों एनसीपी शरद पवार, एनसीपी अजित गुट पर भारी पड़ी, क्यों शिवसेना उद्धव गुट, शिवसेना शिंदे गुट पर भारी पड़ा, और क्यों वहां पर मिलकर महाविकास आघाड़ी ने बीजेपी को रोका है पिछला प्रदर्शन दोहराने से। ये एनालिसिस अब नेता अपने स्तर पर करके बता रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि 11 शिवसेना उद्धव को सीटें हैं, 5 है शिवसेना उद्धव की सीटें और 5 है शिवसेना शिंदे गुट की सीटें। और इसके अलावा अगर हम शरद पवार के एनसीपी की सीट की बात करें तो वो 7 सीट है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अजीत पवार का गुट यानी कि अजीत पवार की एनसीपी वो 1 सीट। इससे आप अंदाजा लगाइए कि यहां पर एमवीए महाविकास आघाड़ी ने कैसे यहां पर बढ़त बनाई है। बीजेपी को बहुत उम्मीद थी इस बार कि शिंदे गुट के साथ यहां पर बीजेपी पिछला कारनामा दोहराएगी। हालांकि पिछले कारनामे के वक्त उस वक्त शिवसेना इंटैक्ट थी, उद्धव ठाकरे साथ में थे। इस बार 2 फाड़ हो चुकी है। अब सवाल है कि महाराष्ट्र में भी हमें दिख रहा है कि यहां पर एनडीए को यहां पर नुकसान हुआ है। हमें यूपी में भी दिख रहा है कि यहां पर एनडीए को नुकसान हुआ है। मैं सुलेमान मोहम्मद जी आपके पास आ रहा हूं। अब ये बताइए कि वजह मंथन तो इस पर तो चर्चा और बैठकों का दौर चलता रहेगा, लेकिन 328 सीटों पर आप चुनाव लड़े, उसमें आपको क्या लग रहा है, आपका अंदाजा क्या है? कई लोगों ने कहा था कि 328 में कम से कम हम 150 से ऊपर सीटें लाएंगे। उतनी सीटें फिलहाल तो कांग्रेस की जाती नहीं दिख रही। देखिए ऐसा है कि ये कांग्रेस 328 सीट लड़ी थी, लेकिन बाकी बची हुई तकरीबन 215 सीटें इंडिया अलायंस के पार्टनर्स ने लड़ी थी। ये चुनाव इंडिया बनाम एनडीए था और उस चुनाव का नतीजा आपके सामने है। आपके और कई चैनल्स में दिखाया जा रहा है इंडिया अलायंस को 230-35 के आसपास सीटों पे बढ़त दिखा रहे हैं अभी, और एनडीए को 290 के या 280 के आसपास इसके दरमियान में बढ़त दिखा रहे हैं। मेरे नज़दीक ये बहुत ही करीबी मुकाबला है। और सबसे बड़ा सवाल एग्ज़िट पोल्स पे है, और जो 400 पार का नारा 2 महीने पहले नरेंद्र मोदी जी ने दिया था कि अब की बार 400 पार, उस पे सवाल है। सवाल उनसे पूछे जाना चाहिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहे थे इस तरह की बात करके, और उसके बाद एग्जिट पोल्स 2 दिन पहले किस तरह से 350, 361, 400, मुझे नहीं मालूम आपके चैनल नहीं लगता आपने देखा नहीं। सुलेमान मोहम्मद साहब, जी न्यूज़ का जो एआई एग्जिट पोल था, इसीलिए कह रहा हूं, मुझे नहीं मालूम आपने क्या दिखाया था। करीब सटीक पहुंचा है। चलिए मैं आप इसलिए कह रहा हूँ, अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया कि आपने अच्छे आंकड़े दिखाए थे, लेकिन जिस तरह से आंकड़े दिखाए गए थे
उन्हें आज जवाब देने की ज़रूरत है। और जिस तरह से मेजॉरिटी ऑफ द मीडिया हाउसेस कांग्रेस को राइट ऑफ कर रहे थे, राहुल गांधी जी को राइट ऑफ कर रहे थे और इंडिया अलायंस को राइट ऑफ कर रहे थे, इस तरह सा माहौल बनाया गया था मार्च में कि कोई चुनाव ही नहीं है, मोदी जी की बस तीसरी शपथ होना बाकी बची है। लेकिन आज देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को, उनके अहंकार को, भाजपा को, उनके अहंकार को, एरोगेंस को जवाब दिया है। यूपी में हाल देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बेइंतहा डोमिनेंट पार्टी है जिसके 270 के करीब विधायक हैं 400 में से। मैं सर आपके पास वापस आता हूं। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, राजनाथ सिंह पहुंचे हैं जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए और अब आपको कई मुलाकातें नजर आएंगी, कई बैठकें नजर आएंगी। नतीजों के बीच अभी नतीजे स्पष्ट नहीं हुए हैं, लेकिन राजनाथ सिंह जेपी नड्डा से मिलने के लिए पहुंच गए हैं और अंदर की खबर यह है कि अमित शाह भी इस बैठक में शामिल होंगे। बीएल संतोष जो संगठन के महामंत्री हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे, यानी संगठन से बीएल संतोष, दूसरी तरफ सरकार की तरफ से समझिए राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा अब एक साथ बैठ रहे हैं क्योंकि कई चीजें यहां से तय करनी हैं। अभी तक का जो आंकड़ा है बीजेपी 242 के आसपास नजर आ रही है और इसके आगे की जो सीटें हैं उसमें कई चीजें होंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है राम की जो 242 सीटें अभी इस वक्त बीजेपी की दिख रही हैं, क्या वो 272 तक पहुंच पाएंगी? ये बड़ा सवाल है। कौन बीजेपी की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ बीजेपी की। जो अंडरलाइन करने वाली है, ये 295 अगर आंकड़ा दिख रहा है, पिछली बार बीजेपी 303 थी, 303 से 353 था एनडीए, यानी 50 सीट आगे। अभी भी वही स्थिति है, आप 242 243 के आसपास है और आपका गठबंधन 295 पे, गठबंधन नहीं घटा है, आप घटे हैं। ये एलजेपीआर से धीरेन्द्र कुमार जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र जी, पिछली बार आप 6 पे थे, इस बार 5 पर आपने बढ़त बनाई हुई है। अब ये बताइए, बहुत चर्चा हो रही है, आज दोपहर से खूब चर्चा हो रही है लगातार कि नीतीश बाबू पाला बदल सकते हैं और खबर यह भी है कि कांग्रेस की तरफ से अब संपर्क साधना शुरू हो गया नीतीश कुमार से। देखिए, पिछली बार हमें 6 सीट मिली थी, 100% स्ट्राइक रेट के साथ 6 की 6 सीटें जीती थी। इस बार मुझे गठबंधन में 5 सीटें दी गई थी, मैं 5 का 5 जीत रहा हूँ। दूसरा सवाल आपने किया, तो संपर्क कहीं करने की कोई वजह नहीं है। बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी से एनडीए की सरकार बनाते हुए आप ही के चैनल और आप लोग दिखा रहे हैं, तो इसमें कहीं इधर उधर की कोई बात नहीं है। हाँ, हम लोगों ने जो नारे दिए थे, हम लोगों ने जो टारगेट लिया था, उस टारगेट में 50 सीटों की कमी या 100 सीटों की कमी दिख रही है, लेकिन सरकार बनाने में तो कहीं कमी आपको नहीं दिख रही है। आज चाहे इंडिया गठबंधन के लोग खुश हो रहे हैं, ये मतलब है तो कैंडिडेट बन के घूमता रहा इनके बीच में, लेकिन असली काम तो यहाँ की जनता ने किया। और प्रियंका जी ने मेरे लिए बहुत किया यहाँ आके, और राहुल जी ने मेरे लिए किया, और खड़गे जी भी आए। मेरी खड़गे जी ने स्पेशल मीटिंग दिया, राहुल जी ने मीटिंग दिया, प्रियंका जी तो 2.5 दिन रही यहाँ पे। तो ये सारा उनका मतलब किया हुआ है कि मैं कभी भी यहाँ की जनता को हमेशा धन्यवाद दिया, और मेरे को जो टिकट भी दिया है तो गांधी परिवार ने दिया है, मेरे पे विश्वास किया, और मैं शायद उनके विश्वास पे पूरा उतर रहा हूँ। अभी काउंटिंग पूरी हो जाए देन मैं बात करूंगा आपसे। ठीक। ये किशोरी लाल शर्मा को आप सुन रहे थे, और किशोरी लाल शर्मा प्रत्युष इस वक्त 1,10,684 वोट से 1,10,684 वोट से किशोरी लाल शर्मा स्मृति ईरानी से आगे चल रहे हैं, और लगभग इसको मान लिया जाना चाहिए कि ये अंतर अब शायद पाटा नहीं जा सकता है। और केएल शर्मा कमाल करके हैं। ये इस बार 2024 के नतीजों में ये सबसे बड़ी खबर यही है। अमेठी सीट जहां पर कहा जा रहा था कि स्मृति ईरानी, जो बीजेपी की तरफ से दावा था कि पिछली बार 50,000 सीटों से राहुल गांधी को हराया था, इस बार वो आंकड़ा 1 लाख जाएगा, लेकिन हो गया उल्टा 1,10,000। हाँ, राजीव जी कुछ कहना चाहेंगे? मुझे 1 मिनट दिए, मैं बोलना चाहता हूँ इस पे, अमेठी के नतीजे पे। जी, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि ठीक है, कुछ जगहों पे जो हमने अपेक्षा करी थी वैसा नहीं हुआ। मैं मानता हूँ उस बात को। आपके आंकड़े आपके हमारे सामने आ रहे हैं स्क्रीन पे, इसके ऊपर कोई डिस्कशन की नहीं जा सकती। जो हम जीते हैं वो जीते हैं। जो क्या राजीव जी कई सीटों को बहुत हल्के में ले लिया था बीजेपी ने? देखिए, ये तो एक अलग से विश्लेषण करने का विषय है, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि हाँ, जहाँ हम जीते हैं वहाँ जीते हैं, जहाँ हारे हैं वहाँ हारे हैं। लेकिन
मैं फिर से कोट करूंगा, जो सीट्स अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाली हैं उनके नंबर्स भी कम नहीं हैं। मैं अलग बात हो सकती है कोई अपने, मैंने देखा जश्न मनाया जा रहा था जब कांग्रेस 100 पर नहीं पहुंची थी, उस वक्त पे कांग्रेस जश्न मना रही थी, पटाखे फोड़ रही थी, मिठाइयाँ खा रही थी। तो आप सोचिए कि जिस राजनीतिक पार्टी को अपने 100 के आंकड़े के लिए जश्न मनाना पड़े तो उसको इस बात का तो एहसास हो गया होगा कि राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद हमारी एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की, किस तरीके का कंपैरिजन हो रहा है आप सोचिए। हम बहुमत से पार जाएंगे वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन अभी भी जो आंकड़े आपके यहाँ दिखाए जा रहे हैं दैट इज वो आंकड़े आप इलेक्शन कमीशन की साइट पे भी देख सकते हैं। ये रुझान है, ये रुझान की बात फाइनल आंकड़े तो इलेक्शन कमीशन की साइट पे उसमें देख सकते हैं कि बीजेपी की कितनी सीटें, कांग्रेस की कितनी सीटें हैं बढ़त में। सुलेमान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, काफी देर से अमेठी के मसले पर कुछ कहना चाह रहे हैं। सुलेमान जी दो बातें शॉर्ट में कहूंगा। एक तो अमेठी का जो नतीजा आ रहा है जिसमें केएल शर्मा जी 1,10,000 वोटों से आगे हैं। देखिए क्या क्या बातें हुई थी। नॉमिनेशन से 10 दिन पहले राहुल गांधी जी मैदान छोड़ के भाग गए, कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया, हिम्मत नहीं है, कुशासन था, गांधी परिवार ने तबाह बर्बाद कर दिया। और ये जो मंत्री हारी हैं स्मृति ईरानी, इनकी हार जो है उसका जो सबसे अहम कारण है, वजह है, वो अहंकार है, एरोगेंस। आप सरकार में, आप ये क्यों समझते हैं भाजपा के लोग कि एक बार सरकार में आ गए तो 2047 का आप दे रहे हैं अपना ड्रीम कि अब हम 2047 तक रहेंगे। मोदी जी ने तो 1000 साल तक का दे दिया। तो आप ये क्यों समझते हैं कि जनता आपको चेक नहीं कर रही है या आपका आकलन नहीं कर रही है? सबसे बड़ी बात इस चुनाव की यह है कि भाजपा का एरोगेंस हारा है, कांग्रेस का और इंडिया अलायंस की पॉजिटिव और बहुत ही सकारात्मक जो कैंपेन और राजनीति थी वो जीती है। रविंद्र के पास भारतीय जनता पार्टी ने मटन मछली बैठक में, लेकिन एक बात जरूर है कि क्या इसको जीत मानना चाहिए विपक्ष को, या वो मजबूत विपक्ष बन गए हैं, वो इसलिए इसको जीत की तरह ले रहे हैं कि बीजेपी हार गई है। मैं इस पे बात करूंगा, लेकिन रविंद्र कुमार जरा बताइए आप, क्योंकि 4 बड़े नेता एक साथ जुट रहे हैं, इस वक्त कोई विशेष स्थिति है? क्योंकि हम अमूमन देखते थे कि बीजेपी कार्यालय में कहां से फूल फेंके जाएंगे, तैयारी इस बात की हो जाती थी। पिछले 2 चुनावों की बात करें, कुछ विधानसभा चुनाव भी उसमें जोड़ लीजिए, इस वक्त मंथन किस पर चल रहा है? बिल्कुल 2014 में हमने देखा पुराने बीजेपी हेडक्वार्टर में, या फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में इस नए बीजेपी तक जश्न की तैयारी भी हो जाती थी, जश्न मनने भी लगता था। पार्टी के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो यहाँ पहुँच जाते थे, सारे महासचिव, बड़े बड़े नेता मंत्री इस दफ्तर में आ जाते थे। लेकिन अभी जिस तरह के रुझान आ रहे हैं और जैसा राजीव बता रहे थे कि अभी रुझान और जो नतीजे आएंगे इसमें हो सकता है कि समय लगे, लेकिन बीजेपी एक बड़ी पार्टी, तो सबसे बड़ी पार्टी भी उसके आंकड़े दिख रहे हैं। और ये 272 पार कैसे हो, इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, बीएल संतोष हो या दूसरे बड़े नेता हो, इन सब की एक चर्चा हो रही है कि हमारे पास जो सर्वे था, हमारे पास जो आंकड़े थे, हमारे पास जो बूथ के नतीजे थे, और अभी जो काउंटिंग जो इंचार्ज है पूरे देश में बीजेपी के, उनकी जो अभी तक का फीडबैक है उसके आधार पर और कितनी सीटें हम जीत सकते हैं बीजेपी अपने दम पर, और एनडीए कितनी और सीटें आ सकती। तो कहीं ना कहीं एक बृहद समीक्षा चल रही है बीजेपी अध्यक्ष। रविंद्र, क्या इस बात को लेकर के भी मंथन होगा कि एनडीए के बाकी अलायंस को, खासतौर पर टीडीपी और जेडीयू को इंटैक्ट रखा जाए? और इन सबके बीच इसके पहले रविंद्र, मैं आपके पास वापस आता हूं। हम नरेंद्र मोदी के साथ थे और हैं, ये लिखा है जीतन राम मांझी ने। मांझी से अभी थोड़ी देर पहले बात हुई। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जो इनकी पार्टी है वो कह रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ये एनडीए के साथ थी और है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है और रहेंगे। कल हम सब दिल्ली पहुंच रहे हैं, एक बार पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये जीतन राम मांझी ने कहा है। इनकी पार्टी एनडीए के साथ है। बिहार में इंडिया गठबंधन की बैठक कल हो सकती है, जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दल यहां पर जुटेंगे, नेताओं से संपर्क साध रहे हैं कांग्रेस के नेता। कल उन सबको यहां पर बुलाया गया है क्योंकि राम गोपाल यादव और इंडिया अलायंस के कई नेताओं का यह मानना है कि सरकार तो हमारी बन रही है। हालांकि फिगर्स उनके पक्ष में फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन सवाल यह भी किया जा रहा है कि क्या उनकी नजर जेडीयू और टीडीपी पर है, क्या वो अपनी तरफ अपने पाले में उनको ला सकते हैं। टास्क बहुत कठिन होगा, लेकिन कहते हैं कि राजनीति में संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। शर्तें भी बड़ी कठिन होंगी और शर्तें सीधी प्रधानमंत्री से नीचे की नहीं होंगी।
अगर बात बनेगी तो इसी पर बनेगी, वरना मुझे लगता है कि नीतीश कुमार और संदीप नायडू साहब मानने वाले नहीं। हाँ मुकेश जी इस पर कमेंट देना चाहते हैं। मुकेश जी, देखिए, असंभव कुछ भी नहीं है राजनीति में, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जिस तरह का इतिहास रहा है भाजपा का, वो सहयोगियों को साथ लेने में बहुत माहिर हो गई है। उसके नैतिक हार है, चाहे वो सबसे बड़ी पार्टी करके उभर के आई है, लेकिन 2014 में 2019 में अपने बलबूते पे भारतीय जनता पार्टी को 272 से ज़्यादा सीटें मिली थी, उनका बहुमत था, सरकार बीजेपी की सरकार वहाँ पे बन सकती थी। लेकिन अब की बार उन्होंने नारा तो 370 का दिया था भाजपा का, लेकिन वो 303 भी नहीं पहुँच सके, 272 भी नहीं पहुँच सके और 240 तक सिमट गए हैं। अभी अंतिम आंकड़े आने हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नैतिक पराजय है। सर, बीजेपी को पार्टी के तौर पर बहुमत नहीं मिला, लेकिन एनडीए गठबंधन को बहुमत मिल गया है और अब वो 300। तो कांग्रेस का कहना है कि ये बीजेपी की प्रधानमंत्री की नैतिक पराजय है और उसको उन्हें मान लेना चाहिए। इन सब के बीच सहयोगी दलों के संपर्क में है कांग्रेस, सभी नेताओं से बात की जा रही है और जो पूर्व के सहयोगी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की जा रही है। अब ये देखिए, खबर ये भी आने लगी है, चुनाव आयोग के दफ्तर जाएगी कांग्रेस, इलेक्शन कमीशन जाएगा कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल। नतीजों से पहले एक डेलीगेशन जाकर मिल चुका था, थोड़ी देर में एक और डेलीगेशन जाएगा। जब नतीजे और रुझान आज आ रहे हैं, चुनाव आयोग के दफ्तर में जाकर मुलाकात करेगी कांग्रेस की टीम, प्रतिनिधि मंडल। जानकारी है कि कुछ ही देर के बाद कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल डेलीगेशन पहुंचने वाला है चुनाव आयोग के दफ्तर। और इन सबके बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि शाम को कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। शाम को 5:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है और शाम को 5:30 बजे कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इसमें राहुल गांधी और पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। जी हाँ, अक्सर 2014-2019 के चुनाव में हमने देखा है, नतीजों वाले दिन सबसे पहले खबर आती थी कि आज शाम को बीजेपी की तरफ से पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन इस बार देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, लग रहा है 5:30 बजे। अब मुकेश जी, और भी कई बदलाव दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जैसे कि हाँ, सबसे पहले बदलाव पे बात कर लीजिए, इस नतीजों से क्या क्या बदल रहा है? सबसे पहली बात कि जो ब्रांड मोदी की बात होती थी कि वो अकेले किसी भी बिल्डिंग में, इमारत में हम देखते हैं कई पिलर्स होते हैं, तो वो कई बार भूकंप आता है, बाढ़ आती है, उसकी जड़ों पे हमला होता है तो वो झेल जाती है। इस पूरे माहौल में सिर्फ एक ही पिलर बनाया गया था। तमाम वो नेता जो कई बार मुख्यमंत्री रहे उन्हें पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के आने से पहले वाजपेयी सरकार में जितने मंत्री थे, उस दौरान जितने मंत्री थे, छोटे बड़े, राजनाथ सिंह को छोड़ के सभी बाहर हो चुके हैं। राजनाथ सिंह अभी पार्टी ऑफिस पहुंचे हैं, लेकिन आपको ध्यान होगा जब तक उत्तर प्रदेश में यह नहीं लगा कि राजपूत समाज थोड़ा सा नाराज है।